आखिर इजरायल ने ईरान पर हमला क्यों किया? क्या इजरायल मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सुपारी किलर बन गया है? आखिर इजरायल इतना बेलगाम क्यों है और क्या है अरब भूमि में इसके जन्म की कथा? महात्मा गांधी ने इजरायल बनाने का विरोध क्यों किया था और क्यों आज की मोदी सरकार इजरायल की ओर झुकी नजर आती है? नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। डॉक्टर पंकज स्पीक्स में आपका स्वागत है। 13 जून 2025 को इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान के नतांज, फोर्डो और खुर्माबाद जैसे परमाणु ठिकानों पर हमले कर दिए। इन हमलों में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर हुसैन सलामी और कई परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। ईरान ने जवाब में तेल अवीव यानी इजरायल की राजधानी पर मिसाइलें दागी और अब दोनों तरफ से युद्ध तेज हो रहा है। सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि इजरायल क्या ये अकेले दम पर फैसला कर सकता था या इसके पीछे अमेरिका है? अमेरिका और इजरायल के बीच गहरा सैन्य गठजोड़ है जिसमें इजरायल को हर साल अरबों डॉलर की सैन्य सहायता मिलती है। 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सत्यापित परमाणु शांति समझौता स्वीकार करने की चेतावनी दी थी, यानी कुछ महीने पहले, और अभी भी दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो फिर हमले जारी रहेंगे। लेकिन 15 जून को ही ओमान की राजधानी मस्कट में इन दोनों के बीच बातचीत होनी थी, सब कुछ तय था। तो फिर आखिर 2 दिन पहले इजरायल ने हमला क्यों किया? क्या इजरायल या अमेरिका नहीं चाहते थे कि इस मुद्दे पर बात हो? जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है उसने रिपोर्ट दी है कि ईरान के पास 408.6 किलोग्राम 60% संवर्धित यूरेनियम है, जो हथियार ग्रेड स्तर से बस एक कदम दूर है। यानी जब चाहे ईरान परमाणु बम बना सकता है। यही वो बात है जो बार बार कही जा रही है और इसको रोकने का ही तर्क देते हुए इजरायल ने हमला किया है। हालांकि ईरान का कहना है कि उसका जो परमाणु कार्यक्रम है वो शांतिपूर्ण है, शांति से जुड़े हुए कामों के लिए है, ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए है। लेकिन उसकी बात इजरायल, अमेरिका या अन्य पश्चिमी देश मानने को तैयार नहीं है। वैसे इजरायल का जन्म जब से हुआ है वो युद्धरत है, या कहें कि पश्चिमी ताकतों ने सीधे सीधे जो मध्य पूर्व में इजरायल का गठन किया था, स्थापना की थी, जबरदस्ती वो एक सैनिक अड्डा बनाने के लिए ही थी ताकि अरब को नियंत्रित किया जा सके। इजरायल की कहानी जानना बेहद जरूरी है। इजरायल की स्थापना दरअसल 19वीं सदी के अंत में शुरू होती है, जब जैनिज्म आंदोलन ने यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय घर की मांग की, और 1917 में ब्रिटेन का बाल्फोर घोषणा पत्र इस दिशा में पहला कदम था, जिसमें फिलिस्तीन में यहूदी एक राष्ट्र बनाने की बात थी, यहूदियों का राष्ट्रीय घर बनाने की बात थी। उससे पहले, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले, खासतौर पर हिटलर ने यहूदियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया था। तकरीबन 60 लाख यहूदी मारे गए थे, न जाने कितने गैस चैम्बर्स में भून दिए गए थे। पूरी दुनिया की सहानुभूति यहूदियों के साथ थी। लेकिन जो इजरायल था वो कहीं से भी एक विचार के रूप में उचित नहीं माना जा रहा था, खास तौर पर मध्य पूर्व में, अरब में। उस समय भारत, ईरान और युगोस्लाविया ने इसका विरोध किया था। फिर भी 14 मई 1948 को इजरायल की स्थापना कर दी गई। हमले हुए, लड़ाई शुरू हो गई। मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक ने हमला किया, लेकिन इजरायल ने अपनी सैन्य रणनीति कहिए या पश्चिमी देशों का समर्थन कहिए, इस युद्ध को जीत लिया। इजरायल का जन्म न केवल राजनीतिक बल्कि धार्मिक मान्यताओं से भी जुड़ा है। यहूदी धर्म में ज़ायन यानी यरूशलेम एक पवित्र भूमि है जिसे ईश्वर द्वारा यहूदियों को दी गई है, ऐसा माना जाता है। यहूदी धर्म ग्रंथ तनाख में मशीयाख यानी के आने की भविष्यवाणी है, जो यहूदियों को मुक्ति दिलाएगा और दुनिया में शांति लाएगा। और यही विश्वास जैनिज्म का आधार है, और इसलिए इजरायल चाहता है कि उस इलाके में सिर्फ यहूदी रहे और जब मसीहा आए तो उसके लिए पूरी जगह हो। ये हालांकि सभी यहूदियों की मान्यता नहीं है, जो ऑर्थोडॉक्स यहूदी हैं उनमें ये विचार ज्यादा प्रचलित है। इजरायल ने अपनी स्थापना के बाद कई युद्ध लड़े।
1948 में प्रथम अरब इजराइल युद्ध हुआ, जिसमें मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक ने गठबंधन बनाया, जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन इजराइल जीत गया। फिर 1967 में 6 दिवसीय युद्ध हुआ। इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया को हराकर गाजा, वेस्ट बैंक और गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया। 1973 को योम किप्पुर युद्ध हुआ। मिस्र और सीरिया ने हमला किया, लेकिन इजराइल ने फिर जीत हासिल की। इजराइल के जीत के पीछे उसकी सैन्य रणनीति, खुफिया एजेंसी मोसाद और पश्चिमी देशों, खासतौर पर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का समर्थन था। इन देशों ने हथियार, तकनीकी और आर्थिक मदद दी। भारत ने 1947 में संयुक्त राष्ट्र का जो फिलिस्तीन को विभाजित करने का प्रयास था, जो योजना थी, उसका विरोध किया था। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने धार्मिक आधार पर राष्ट्र के निर्माण को गलत माना था। और 47 के बाद ही नहीं, काफी पहले से गांधी जी ने तो 1938 में हरिजन, जो उनका पत्र था, उसमें एक बाकायदा लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था, मेरी पूरी सहानुभूति यहूदियों के साथ है, लेकिन सहानुभूति न्याय की मांग को अनदेखा नहीं कर सकती। यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय मातृभूमि की मांग मेरे लिए कोई अपील नहीं करती। फिलिस्तीन अरबों की संपत्ति है, जिसे ब्रिटेन अंग्रेजों की और फ्रांस फ्रांसीसियों की संपत्ति है। अरबों पर यहूदियों को थोपना गलत है। अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो आपको अरब इजराइल संघ की बात या इजराइल राज्य के अस्तित्व को स्वीकार करना उचित नहीं लगेगा। यहूदियों के प्रति हिटलर का रवैया बहुत क्रूरता और बर्बरता का रहा है, लेकिन अरबों को उनके घरों से निकालकर उन्हें बसाने का औचित्य मुझे नहीं दिखता। कृपया इस समस्या पर फिर ध्यान दें, ये महात्मा गांधी ने कहा था। वैसे अजीब बात है कि महात्मा गांधी का खुद को शिष्य और कुजात गांधीवादी कहने वाले समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे तमाम समाजवादी नेता इजराइल के साथ सहयोग का समर्थन करते रहे। बहरहाल भारत ने 1950 में इजराइल को मान्यता दी, लेकिन पूर्ण कूटनीतिक संबंध नहीं बनाए। ये बने 1992 में। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का दौर जो था, उसमें हमेशा फिलिस्तीनी मुद्दे का समर्थन किया गया। नेहरू के समय तो किया ही गया था, शास्त्री जी के समय भी किया गया था। और फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात की वो मशहूर फोटो आपने देखी होगी, जिसमें वो इंदिरा गांधी को गले लगाए हैं। इंदिरा गांधी को वो बहन मानते थे। बीजेपी की इजराइल के साथ नजदीकी 1990 के दशक से बढ़ी। प्रधानमंत्री बनने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 में विदेश मंत्री जसवंत सिंह और गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी को इजराइल भेजा। नरेंद्र मोदी जब आए तो 2017 में उन्होंने इजराइल का दौरा किया, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा था। बीजेपी की हिंदुत्व की विचारधारा और इजराइल का जायनिज्म, इन दोनों विचारधाराओं में काफी समानता देखी जाती है, खासतौर पर जब ये मुस्लिमों के खिलाफ बोलते हैं। हालांकि जब हिंदुत्ववादियों की ताकत कमजोर थी तो वे फिलिस्तीन का समर्थन करते थे, खासतौर पर जब जनता पार्टी की सरकार बनी 1977 में, तो इसमें शामिल जनसंघ के पूर्व नेता जो विदेश मंत्री बनाए गए थे अटल बिहारी वाजपेयी ने फिलिस्तीन के समर्थन में बाकायदा एक तकरीर की थी। इजराइल को अरब भूमि से निकालने का समर्थन किया। ये वीडियो आजकल काफी वायरल है। लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा जिसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने। गलतफहमी की गुंजाइश कहाँ है? वाजपेयी के समय भारत ने इजराइल के साथ संबंध बढ़ाए, लेकिन फिलिस्तीन का समर्थन भी किया। 2008 में भारत ने फिलिस्तीन प्राधिकरण को दिल्ली में दूतावास के लिए जमीन दी। मोदी सरकार में फिलिस्तीन समर्थन कमजोर हुआ। 2023 के हमास हमले के बाद भारत ने यूएन प्रस्ताव में हमास की निंदा न करने वाले प्रस्तावों से दूरी बना ली। 12 जून को संयुक्त राष्ट्र महासंघ में गजा में तत्कालीन युद्ध विराम को लेकर वोटिंग हुई। 149 देशों ने युद्ध विराम के पक्ष में वोट किया, 12 देशों ने युद्ध विराम के खिलाफ वोट किया और 19 देशों ने खुद को वोटिंग से दूर रखा। भारत इन्हीं 19 देशों में एक है।
14 जून को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ ने एक बयान जारी करके ईरान पर इजरायल के हमले की निंदा की थी। भारत भी एससीओ का सदस्य है, लेकिन 14 जून को ही भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि वो एससीओ के बयान का हिस्सा नहीं है। यह आश्चर्यजनक है, क्योंकि भारत हमेशा शांति का पक्षधर देश रहा है। ईरान के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंध हैं और ईरान के चाबहार बंदरगाह को विकसित करने के लिए भारत काफी निवेश भी कर रहा है। इजरायल ईरान तनाव ने मिडिल ईस्ट को अस्थिर कर दिया है। अगर ये बढ़ा तो रूस, चीन और अमेरिका जैसे देश इसमें शामिल हो सकते हैं और फिर आप कह सकते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध दरवाजे पर है। रूस ने इजरायल की निंदा की है, चीन ने भी ईरान का समर्थन किया है, जबकि अमेरिका और पश्चिमी देश इजरायल के साथ है। भारत जैसे देशों के लिए यह चुनौती है, क्योंकि वो ईरान और इजरायल दोनों के साथ संबंध रखता है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि परमाणु हथियारों की मौजूदगी और क्षेत्रीय गठजोड़ इसे विश्व युद्ध की ओर ले जा सकते हैं, लेकिन कूटनीति अभी भी इसे रोक सकती है। इजरायल और ईरान का तनाव इतिहास, धर्म और जियोपॉलिटिक्स का मिश्रण है। भारत जैसे देशों को संतुलन बनाना होगा। यह समय है कि विश्व समुदाय संवाद और सहअस्तित्व की दिशा में काम करे। कोएग्जिस्टेंस और नो एग्जिस्टेंस। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और डॉक्टर पंकज स्पीक्स जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमारा हौसला बढ़ाएगा। तो दीजिए इजाजत, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।